सो हेलो एवरीबॉडी, आप सभी को द वीके ट्रेड पर स्वागत है। और हमारा जो बेसिक कोर्स है, बेसिक कोर्स ऑफ स्टॉक मार्केट, आज हम इसके सेशन 3 के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। ओके, सेशन 3 में आज हम ये जानेंगे कि पहले मैं आपको ये बता दूंगी कि पहले जो 2 सेशन हमारा था, वो उस 2 सेशन में हमने क्या डिस्कशन किया था। वो जो बेसिक टर्म्स थे, ओके, कुछ टर्म्स है ना। एक एक मार्केट को अच्छे से जानने के लिए पहले हमको कुछ बेसिक सा टर्म्स जानने की ज़रूरत है। पहले सेशन में हम स्टॉक मार्केट का स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कशन किए थे। और फिर सेशन 2 में स्टॉक मार्केट में हम अगर इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसका कुछ बेसिक टर्म्स हमको ज़रूर आना चाहिए, इसको लेकर ही हम करेंगे, इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करेंगे। तो इसी के बारे में हमने सेशन 2 में डिस्कशन किए थे। और इस सेशन 3 में आज हम डिस्कशन करेंगे सम की इवेंट्स। ओके, कुछ अच्छा हो या बुरा, कुछ महत्वपूर्ण डेज है, ओके, महत्वपूर्ण दिवस है हमारे स्टॉक मार्केट, जो हमारे स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करता है। ओके, उसी के वजह से स्टॉक मार्केट में ज़्यादा उछाल और ज़्यादा गिरावट ये हमको देखना पड़ता है। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जो हमारा पहले की इवेंट्स है, वो है मॉनेटरी पॉलिसी। सो ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या है ना, अ, जैसे आप सभी को तो मालूम है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो बैंकों का बैंक है। ओके, और सभी जो हमारा जो बैंक है ना, वो आरबीआई को मानते हैं और उनको मानना ही पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो सरकार उसको बंद कर देगा। तो वो जो आरबीआई है, वो हमारे इकोनॉमी को सुधारने के लिए हमारा कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कुछ ओके, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको वो क्या कहते हैं, उसको वो बैलेंस करता है। उसको वो कभी घटाता है, कभी इंक्रीज करता है। ओके, कभी बढ़ाता है तो कभी घटाता है। तो इसी दौरान वो इकोनॉमी को मैनेज करता है, वो उसका मेन काम है, पहला काम वही है, मॉनेटरी पॉलिसी मेंटेन करता है। तो वो क्या मेंटेन करता है ना, हमारा जो ग्रोथ है, एक देश कैसा बढ़ता है। और इन्फ्लेशन, ओके, इन्फ्लेशन मीन्स, इन्फ्लेशन क्या हुआ है कि हम जब बच्चे थे तो एक चीज़ को हम 1 रुपए में खरीद लेते थे, और वही सेम चीज़ आज हमको 10 रुपए में मिलता है। वो जो 1 रुपए का चीज़ आज 10 रुपए में मिलता है, 10 रुपए से नीचे हम नहीं ले सकते हैं इसको, इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन। समय के अनुसार अ, एक चीज़ का, एक द्रव्य का वो जो प्राइस है, वो बढ़ता जा रहा है, इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन। और कोई भी देश के लिए इन्फ्लेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। और देश का ग्रोथ, देश का जो उछाल है प्रगति के विकसित के पथ में, उसी का उसी ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच एक बैलेंस रहना चाहिए। और ये जो बैलेंस आरबीआई मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है, कम हमारा कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ओके, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को कभी घटाकर कभी बढ़ाकर ये वो बैलेंस मेंटेन करता है। तो हम जानेंगे ये मॉनेटरी पॉलिसी, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हम इसी के बारे में जानेंगे। पहला है रेपो रेट। रेपो रेट, पहला बात तो ये है कि हम जाने कि आरबीआई क्या है। आरबीआई बैंकों का बैंक है। तो आरबीआई के पास, आरबीआई अगर बैंक्स का हेड है, उसके पास बैंक्स का कुछ पैसा भी रहता है। तो आरबीआई, ये जो बैंक्स है अपनी, जब कभी भी बैंक को ज़रूरत पड़ती है तो वो आरबीआई से पैसे लेते हैं। पर अगर पैसे लेते हैं तो आरबीआई तो ऐसे मुफ्त में नहीं देगा, उसी का कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पड़ेगा उनको। ओके, तो वही जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसी को कहते हैं रेपो रेट। अगर ये रेपो रेट ज़्यादा हो गया तो दैट मीन्स बैंक को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा आरबीआई को लौटाने की तरफ, तो बैंक नहीं लेंगे। तो ये क्या करता है ना, इकोनॉमी को ये स्लो कर देता है। तो इसी तरह है रिवर्स रेपो रेट। अगर कभी आरबीआई को भी पैसे की ज़रूरत पड़ने लगी तो वो बैंक से लेंगे, इसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो अगर ये रिवर्स रेपो रेट भी ज़्यादा बढ़ गया तो आरबीआई भी इन बैंकों से नहीं ले पाएगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत
ज़्यादा है, तो ये भी हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, मनी सप्लाई के लिए अच्छा नहीं है। इसके बाद आता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या है ना, बैंक बैंक को RBI के गाइडलाइन मानना चाहिए, और मानेंगे तो कैसे मानेंगे, क्योंकि सभी बैंकों को अपने एक हिस्सा RBI में रखना पड़ेगा। वही को मीन्स कैश रिजर्व, कुछ कैश बैंक्स का रिजर्व रहता है RBI में, उसी को कहते हैं CRR। तो अगर ये CRR बढ़ता है तो हमारे इकोनॉमिक पर ये एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस देता है। कैसे ना, जो मनी है, जो पैसा है, वो अच्छा वहाँ लगता है जब वो मार्केट में घूमती है। अगर ये पैसा कहीं पर स्टॉक हो गया, तो चाहे वो RBI पर है, बैंक पर है, और हमारे घर पर भी है, पैसा स्टॉक हो जाए तो वो इकोनॉमी पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। और तो इसीलिए ये जो कैश रिजर्व रेशियो, अगर ये बढ़ता है तो ये हमारे इकोनॉमी के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। और इसके बाद आएंगे हम इन्फ्लेशन। जैसे कि हमने बोला था कि इन्फ्लेशन एक चीज़ को हम 10 साल पहले 1 रुपए में खरीद लेते थे, और आज वो 10 रुपए भाव में है। तो ये जो 1 रुपए का चीज़ था, वो आज 10 रुपए में मिल रहा है, इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन अच्छा है। इन्फ्लेशन एक विकसित देश के लिए और एक ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए अच्छा है, पर ज़्यादा इन्फ्लेशन अच्छा नहीं है। ज़्यादा इन्फ्लेशन इकोनॉमी को खा जाता है। तो ये जो इन्फ्लेशन है, ये 2 तरह की है। होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI। वो क्या है कि हम जब खरीदते हैं कुछ चीज़ें, हम रिटेल शॉप पर जाकर खरीदते हैं, और वो जो रिटेलर शॉप है, वो होलसेलर शॉप से खरीदते हैं। तो जब इन्फ्लेशन होलसेल लेवल में ये इन्फ्लेशन होता है, इसको क्या मीन्स, होलसेल लेवल में एक चीज़ का प्राइस कुछ बढ़ गया, इसको कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। पर वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं, इसका इतना भी कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। जो ज़्यादा इम्पैक्ट है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, जो रिटेल के लेवल पर, जो हम लोगों का लेवल पर अगर इन्फ्लेशन हो गया, हमको एक 200 ग्राम की चाय को अगर 10 टका बढ़ गया, 10 रुपया बढ़ गया, तो ये हमारे लाइफ को, हमारे बाइंग कैपेसिटी को वो अफेक्ट करता है। तो इसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन। ओके, ये हमारे इकोनॉमी पर ज़्यादा मैटर करती है। इसके बाद आता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP। हमारा जो प्रोडक्ट है, जितना सारा प्रोडक्ट, उन सभी को हम बहुत सारे सेक्टर में डिवाइड करते हैं। जैसे फार्मा सेक्टर है, मेटल सेक्टर है, होटल सेक्टर, इसी तरह। तो हमारा एक मिनिस्ट्री है सेंट्रल गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। सो ये जो डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये हर महीने एक डाटा रिलीज करता है, जिस डाटा पे हमको ये मालूम पड़ता है कि इस महीने कौन सा सेक्टर इंक्रीज किया, कौन सा सेक्टर का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, कौन सा, और इन्फ्लेशन क्या हुआ। तो अगर अगर एक इंडस्ट्री महीना भर महीना इंक्रीज, एक बढ़ती अमाउंट पर वो उसका प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है। पर महीना भर महीना अगर इसका वो प्रोडक्ट तो दे रहा है, पर ये स्टैग्नेंट हो गया है। इस महीने से 100 टन मेटल निकलते थे, दूसरे महीने भी 100 टन, तीसरा महीने भी 100 टन, तो ये एक स्टैग्नेंट हो गया। नहीं तो महीना भर महीना अगर ये डिक्रीज हो रहा है, जैसे कि एक कंपनी है, जैसे कि हमारा व्हीकल सेक्टर है, कार सेक्टर, इसी महीने 1,000 कार निकलते थे, और दूसरे महीने में वो 100 कार कम निकाले, तो ये एक स्लगिश प्रोडक्शन हो गया। तो इकोनॉमी पर ये इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट बन जाएगा। इसके बाद में है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, दैट इज PMI। सो द परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, ये एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो बिजनेस एक्टिविटी दे पूरे देश भर में, जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर है, इसको बिजनेस एक्टिविटी को कैप्चर करता है। मेनली इट इज ए सर्विस बेस्ड इंडिकेटर है, और उसको ज़्यादा कुछ नहीं, ये बस जानना चाहिए कि इसी का एक पैरामीटर है 50। अगर PMI 50 पर है तो हमारा इकोनॉमी
वही का वही है, इसमें कोई ज़्यादा उछाल चढ़ाव नहीं है। पर अगर ये मोर देन 50 हो गया, 50 से ज़्यादा हो गया तो एक्सपांशन ऑफ इकोनॉमी है, इकोनॉमी बढ़ता है। अगर बिलो 50 है तो इकोनॉमी घट रहा है, कंट्रैक्शन ऑफ इकोनॉमी है। इसके बाद आता है बजट। बजट तो हर साल निकलती है। यहीं से हमको ये सोचना, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तरफ से हर साल हमारा फाइनेंस मिनिस्टर इसी बजट की तरफ से एक बजट को एंटायर कंट्री का, पूरा देश भर का बजट का डिस्कशन करते हैं। इसी बजट में हम ये जानते हैं कि पूरे कि हमारा जो देश है वो हमसे किस किस तरह से और कितना रुपया लेता है हर साल, एक साल में। और एक साल में वो जो रुपये लिया वो उसको किस तरह से किन किन सेक्टर में खर्च किया, ये सब डिटेल्स की तरह हमारा हम जानते हैं इसी बजट सेशन से। और ये जो बजट सेशन है ये स्टॉक मार्केट को ज़्यादा प्रभाव देती है। और इसके बाद में आएंगे कॉर्पोरेट अर्निंग्स अनाउंसमेंट। कॉर्पोरेट अर्निंग्स अनाउंसमेंट जब हम इसका जो फोर्थ सेशन में जाएंगे तो तब हम डिस्कशन ये करेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है स्टॉक का। तो यही वो जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसी पे हम देखेंगे कि कॉर्पोरेट सेबी का गाइडलाइन है कि हर जो कंपनियां हैं वो जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उन सभी के लिए ये कंपलसरी है कि वो हर क्वार्टर में, हर 3 महीने में एक बार वो अपनी डाटा रिलीज करना इनको कंपलसरी है। वो चाहे नेट ग्रोथ हो या रेवेन्यू हो या प्रॉफिट हो, जो भी सब कुछ डाटा वो देंगे, पब्लिक को देंगे, या पब्लिक इन सभी के बिजनेस के बारे में जान पाएंगे। उसी को कहते हैं कॉर्पोरेट अर्निंग्स अनाउंसमेंट। और इसके बाद में हमारा लास्ट में आएगा नॉन फाइनेंशियल इवेंट। फाइनेंस सेक्टर को फाइनेंशियल इवेंट तो अफेक्ट करता है, पर इसके बाद भी एक कुछ नॉन फाइनेंशियल इवेंट है जो भी हमारा स्टॉक मार्केट को बहुत सारा अफेक्ट करता है। जैसे कि कोरोना हो गया तो मार्केट क्रैश हो गया। और जियोपॉलिटिकल इश्यूज लाइक जैसे कि युद्ध हो गया, यूक्रेन रशिया के बीच में युद्ध हो गया तो भी क्रैश हो गया। अगर कोई बड़ी कंपनी अपनी बैलेंस शीट में कुछ गड़बड़ कर दी, जैसे लेमन ब्रदर्स हो गया या सत्यम कंप्यूटर्स हो गया, उन लोगों ने ऊपरी स्तर पर कहीं गड़बड़ी कर दी तो वो भी स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। तो इसी को कहते हैं नॉन फाइनेंशियल इवेंट्स। सो ये था हमारे कुछ कुछ की इवेंट्स। सो ये था हमारा सेशन 3 का एंड। ओके।